हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। तो गाइस, आज हम लास्ट पार्ट करेंगे इसका जीएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में, जो हम पढ़ रहे हैं विद डिटेल के साथ। तो देखिए, अगर आप ये पढ़ लोगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपको आउट ऑफ ऐसे लगेगा कि ये मैंने पढ़ा ही नहीं, ये आया ही नहीं। तो हमें काफ़ी डिटेल में आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर, आज का पार्ट थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट आज इसको हम ख़त्म कर देंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो इस पे अगर हमारी आएगी तो वो आपकी एमसीक्यूज़ पे होगी, तो आपको ज़्यादा लेंथी नहीं बढ़ाई जाएगी, वो 4-5 मिनट में हम उसको कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और चैनल पे जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे पहले हमने अपने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। जिन्होंने वो नहीं देखे हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पे जाके आप उनको वॉच कर सकते हो, तभी आपको ये आगे का समझ आएगा। कल तक हमने पढ़ा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेक्शन 53 क्या कहता है, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम 54, सेक्शन 54 क्या कहता है, जो आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंदर आता है। वो क्या कहता है, सेक्शन 54। सेक्शन 54 कहता है कि जो सीएम की नियुक्ति होगी वो कौन करेगा, सीएम की नियुक्ति यानी कि सीएम को अपॉइंटेड कौन करेगा, सीएम को अपॉइंटेड करेगा आपका एलजी, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा, ठीक है। एंड अदर मिनिस्टर, जो कि अदर मिनिस्टर होंगे उनको अपॉइंट किया जाएगा एलजी द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम की एडवाइस से। तो 54 सेक्शन आपका ये कहता है। आपको ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं है दिमाग में रखने की, ठीक है। कुछ मेन चीज़ें हैं जो ही मैंने मेन सेक्शन लिए हैं, ठीक है। तो अब बात की थी हमने, जब ब्रीफ में पढ़ा था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसका जेएनके स्टेट में ख़त्म कर दिया गया, अबॉलिशन कर दिया गया। तो वो किस सेक्शन के तहत आता था, वो आपकी सेक्शन 57 के तहत आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट ऑफ जेएनके, इसका ख़त्म हो गया, ठीक है। बात आती है अब पार्ट 4 की। तो सेक्शन 58 यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया। 58 क्या कहता है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा यूटी ऑफ लद्दाख का, वो क्या अपॉइंटेड कौन करेगा उसको, ठीक है। उसको अपॉइंट करेगा एलजी, सॉरी, अपॉइंटमेंट ऑफ एलजी की कौन होगी, यूटी लद्दाख में होगी। जो आर्टिकल होगा वो होगा 239 के तहत होगा। किसके द्वारा की जाएगी, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, ठीक है। मेक अ रेगुलेशन फॉर द पीस प्रोग्रेस गुड गवर्नमेंट ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख आर्टिकल 240 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यूटी में शांति बनाए रखने के लिए, प्रोग्रेस बनाए रखने के लिए, और जो उनका कार्यकर्ता होगा वो उनका अच्छे से काम करे, तो उसके लिए। तो पार्ट 5 आपका क्या कहता है, हाँ जी, पार्ट 5 कहता है कि डील लिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। डील लिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या कहता है, इसको याद रखना है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि इसकी सीटें कितनी थी, तो सीटें मैंने बताया था कि 107 थी। तो अब वो इस सेक्शन में बता रहा है कि सीट्स जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली की हैं यूटी ऑफ जेएनके में है, शैल बी इंक्रीज्ड, उनको इंक्रीज्ड किया गया, कितने से, 107 टू 114 तक, ठीक है। सीट्स थी जो लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो रिजर्व्ड रखी जाएंगी, किसके लिए, एससी और एसटी के लिए, फॉर प्रैक्टिकल लोकेटेड इन एरियाज विद द पॉपुलेशन, ठीक है, वार देयर पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन इज द लार्जेस्ट। पॉपुलेशन के बेसिस पे उनकी सीट्स हैं जो रिजर्व रखी जाएंगी। सेक्शन 65 क्या कहता है, पार्ट 6 आ गया आपका, एसटी और एससी के बारे में बताता है ये भी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट का ऑर्डर था जो 1956 में हुआ था, अप्लॉयड इन द यूटी ऑफ जीएनके। तो वो जैसे पहले था वो अभी भी वैसे ही चलेगा। और यहाँ पे सेक्शन 66 ये कहता है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स का ऑर्डर था 1989 वाला, वो अभी भी यूटी ऑफ जीएनके में चलेगा, ठीक है। जो पहले था वो अभी भी है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट 7 की। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएनके के बारे में बताता है। कंसोलिडेटेड फंड्स होते हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं। तो पार्ट 8 आपका कहता है हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट के बारे में आपको बताएगा, सेक्शन 75 है जो कहता है कि जो हाई कोर्ट होगा
जो कि जम्मू कश्मीर में होगा, वो कॉमन रहेगा लद्दाख के लिए भी और जे के लिए भी, यूटी के लिए। जो उनकी सैलरीज होगी, अलाउंस होगी जजेस का, वो एलोकेट करेगी यूटी ऑफ लद्दाख एंड जे, ठीक है। वो किस बेसिस पे होगी? पॉपुलेशन रेशो पे, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशो। इस चीज़ को याद रखें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कौन से आर्टिकल में, कौन से सेक्शन में आता है? 75, और पार्ट कौन सा है? 8 है। क्लियर? हालांकि आपको पूछा नहीं जाएगा कि सेक्शन 66 में क्या बात हुई, बट ये एक इम्पॉर्टेंट रहता है आपके लिए। जब आप पंचायती राज एक्ट 1989 करोगे, जैसे कि वो सिलेबस में है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में है, तो वो उसमें भी इस तरह का ही है, ठीक है। उसमें 83 सेक्शंस है आई थिंक, 14 चैप्टर हैं। सेक्शन 76 कहता है कि स्पेशल प्रोविज़न होंगे रिलेटिंग टू बार काउंसिल एंड एडवोकेटेड, ठीक है। तो देखिए, जो जम्मू एंड कश्मीर था उसको डिलीट कर दिया गया, वर्ड था जो जम्मू एंड कश्मीर का, और अब क्या आ गया? यूटी ऑफ जे एंड के एंड यूटी ऑफ लद्दाख को अब क्या जाना जाएगा? बार काउंसिल ऑफ जे एंड के एंड लद्दाख। ये चीज़ याद रखनी है आपने, ठीक है। तो क्वेश्चन आ भी सकता है इस पे कि यूटी ऑफ जे एंड के एंड यूटी ऑफ लद्दाख को अब किस प्रोविज़न से, किस स्पेशल प्रोविज़न से जाना जाएगा? तो वो आपका बार काउंसिल ऑफ जे एंड के और लद्दाख होगा, ठीक है। इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको। सेक्शन 79 कहता है, पार्ट 9 के अंदर आता है, एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जे एंड के एलजी शैल बी अपॉइंटेड ए पर्सन हु इज qualified to be appointed a judge of the high court to be advocate general of the यूटी ऑफ जे। एडवोकेट जनरल वो होगा जो कि पर्सन होगा, क्वालिफाइड होगा, जज ऑफ हाई कोर्ट का, उसको अपॉइंट किया जाएगा एडवोकेट जनरल के लिए। किसके लिए? यूटी ऑफ जे के। पार्ट 10 क्या कहता है? पार्ट 10 आपका authorizations of expenditure of UT of JNK by LG of UT of JNK from the consolidated fund of UT के होंगे, उनके द्वारा दिया जाएगा। और सेक्शन 81 फॉर लद्दाख के लिए होगा, बाय प्रेसिडेंट होगा। कंसोलिडेटेड फंड कहाँ से आएंगे? इंडिया के, ठीक है। इस वजह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़। सेक्शन 88 कहता है कि जो ये सेक्शन 88 है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखोगे कि पार्ट 10 से हम सीधा 13 आ गए, बाकी वाले पार्ट थोड़े इंपॉर्टेंट नहीं थे, इतना ज़्यादा डीप नहीं जाना है अपने। सेक्शन 88 कहता है कि जो प्रोविज़न होगा रिलेटिंग टू ऑल इंडियन सर्विस, चाहे वो आईएएस होगा, आईपीएस, आईपीएस कैडर की पोस्ट, ठीक है, ये उनसे रिलेट करेगा। सेक्शन 93 कहेगा कि पीएससी आल्सो फॉर द यूटी ऑफ जेएनके, जो कि आपकी पीएससी होती है, पब्लिक सर्विस कमीशन, वो आपकी यूटी ऑफ जेएनके के लिए रहेगी। सेक्शन 14 यानी कि लास्ट सेक्शन क्या कहता है? अमेंडमेंट हुई सेक्शन में 94 में, सेक्शन 50 ऑफ द एक्ट 37 1956 में यूटी ऑफ लद्दाख जे शैल भी सब्स्टिट्यूट किया गया। सेक्शन 95 बताता है कि टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लॉस के बारे में बताता है कि अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 95 के सेक्शन में बताया गया है कि जो अब सेंट्रल के लॉस होंगे वो अप्लाई होंगे, ठीक है, यूटी पर, यूटी ऑफ जे और यूटी ऑफ लद्दाख पर, दोनों पर अप्लाई होंगे। और जिसमें क्या होगा? 106 सेंट्रल लॉ है, यहाँ पे देख सकते हैं 106 सेंट्रल लॉ है एप्लीकेबल टू यूटीज, दोनों यूटी के लिए, और 153 स्टेट लॉस रहेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे बात आती है कि एक चीज़ को ख़त्म किया गया है, यहाँ पे आरपीसी को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये 1932 में चला था आरपीसी। आरपीसी का मतलब रणवीर पैनल कोड, ठीक है, जो एक क्रिमिनल कोड बोला जाता था इसको, ठीक है। रणवीर सिंह के टाइम का ये था जो कि कॉमन था। अब इसको अबॉलिश कर दिया गया, अब आ गया आपका आईपीसी यानी कि इंडियन पैनल कोड, जो कि 1860 में इस्टेब्लिश किया गया था। इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है अपने, ऐसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जब भी आईपीसी सेक्शन, आईपीसी धारा बोलते हैं ना, जब कोई मूवीज़ में वगैरह वगैरह देखते हो आप,
सेक्शन 103 लास्ट वाला क्या कहता है कि पावर रहेगी रिमूव डिफिकल्टीज एनी डिफिकल्टी राइज इन गिविंग अफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, कोई भी पावर रहेगी डिफिकल्टीज को रिमूव करने की। कौन से एक्ट में, कौन से शेड्यूल में? प्रेसिडेंट ऑर्डर टू एनीथिंग नॉट इनकॉन्सिस्टेंट अपीयर्स टू हिम टू दी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग डिफिकल्टी। तो इसमें क्या था, पावर रहती है डिफिकल्टीज को रिमूव करने की। कौन कौन से शेड्यूल में? वो आपके सारे शेड्यूल आ जाते हैं। और शेड्यूल कौन कौन से हैं? 5 शेड्यूल आपके थे, वो कौन कौन से हैं? तो ये आप शेड्यूल के नाम यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं। तो पहला शेड्यूल है जो हमारा, इसमें हमने बोला था ना 5 शेड्यूल हैं। मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, फर्स्ट शेड्यूल। दूसरा शेड्यूल है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ JNK एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ लद्दाख, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ JNK यूटी और ऑथ एंड अफर्मेशन सेंट्रल लॉस मेड एप्लीकेबल। ये 5 शेड्यूल थे जो कि आपके उसमें इन्वॉल्व थे। अब उसने बोला कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टी आती है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, तो वो कुछ डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव कर दिया था। तो यहाँ पे हमारा बस आपको इतना याद रखना है कि सेक्शन 103 है वो क्या बताता है, वो बताता है रिमूविंग डिफ़िकल्टीज़। शेड्यूल कौन कौन सा? सारे शेड्यूल, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फाइव्थ। ठीक है, और शेड्यूल का याद नाम रखना। अब हमने एक ब्रीफ, जो हमसे कुछ छूट गया हो उसके लिए सॉरी, पर इसमें हम छोटी छोटी चीज़ें कवर करेंगे। आर्टिकल 370 तो रिवोक्ड हो गया, उसके बाद का जो सीन था वो क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आर्टिकल 370 अबॉलिश्ड हो गया, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप, नो ड्यूअल सिटीजनशिप। ठीक है, पहले क्या था, जब आर्टिकल 370 था, जो हमारा JNK का सिटीज़न था उसकी ड्यूअल सिटीजनशिप थी। ठीक है, एक तो वो इंडिया का नागरिक था और दूसरा JNK का। ठीक है, उसके बाद ड्यूअल सिटीजनशिप थी। अब 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 ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं रही। ठीक है, आर्टिकल 35 ये हटा दिया गया, वो जो कि हमें एक परमानेंट रेजिडेंट माना जाता था JNK का, जो स्टेट सब्जेक्ट थे हमारे। ठीक है ना, उन पे था ये। अब क्या होगा, पहले सेंट्रल लॉ थे वो जो कि अप्लाई नहीं होते थे हमारे यहाँ पे JNK में। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि हमारा एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, सेपरेट लॉ थे हमारे। अब क्या होगा, नो सेपरेट लॉज फॉर JNK। हाँ, यही लाइन हमने ऊपर पढ़ी। अब सेंटर के लॉ डायरेक्टली अप्लाई होंगे JNK यूटी पर और लद्दाख की यूटी पर। अब क्या होगा, इंडिया का सिटीजन बाय लैंड प्रॉपर्टी एंड इंडिया। ठीक है, पर इसके लिए भी अब कुछ चीज़ें रखी गई थी, देख सकते हो आप। उसके बाद नो टू फ्लैग्स, पहले एक स्टेट का फ्लैग था, एक नेशन फ्लैग था, अब एक ही फ्लैग रहेगा, वो इंडिया का फ्लैग। उसके बाद इलेक्शन एवरी 5 ईयर्स, इलेक्शन होगी जो हर 5 साल के बाद होगी। ठीक है, अब इसमें बताया गया कि सेंट्रल डिक्री, ऊपर वाली लाइन पढ़ लेते हैं पहले, पुलिस विल बी मर्ज्ड बाय सेंटर। अब जो पुलिस होगी वो मर्ज की गई है सेंटर के साथ, तभी 7th पे कमीशन भी लागू होगा जो कि एम्प्लॉय होंगे गवर्नमेंट के। याद रखना इस बात को। रीज़न क्या था JNK यूटी बनने का? सेक्शन तो हट गया 370, सॉरी आर्टिकल, नेशनल सिक्योरिटी इज़ द मेन रीज़न था JNK यूटी बनने का। लद्दाख का क्या रीज़न था यूटी बनने का? तो वो रीजनल एस्पायरेशन थे। जो लद्दाख के लोग थे उनकी काफ़ी देर से डिमांड थी कि हमें अलग कर दिया जाए, क्योंकि उनका जो रिलीजन था वो कुछ अलग ही है। शेड्यूल ट्राइब्स, मैक्सिमम शेड्यूल ट्राइब्स वहीं पे हैं। अब क्या होगा, सेंट्रल डिक्लेयर फिनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। इस चीज़ को आपने याद रखना है। ये कौन करता है, इसको कौन डिक्लेयर कर सॉरी इसको कौन लागू करता है आर्टिकल को 360 को? प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। ठीक है, जब उसको लगता है कि कोई
फिनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, इससे वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो वो इस चीज़ को लागू कर सकते हैं। बस आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस आपने याद रखना है जो आर्टिकल 360 था पहले नहीं लागू होता था, अब लागू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बस इतना याद रखना है आपने। अगर यूटी में कोई भी थ्रेड इसके रिलेटेड होता है क्रेडिट के या स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के, तो एप्लीकेबल कर सकते हैं। अब नो स्पेशल पावर, नो कोई स्पेशल पावर तो नहीं रही, पहले हमारे पास पावर थी, ठीक है। आर्टिकल 356 भी एप्लीकेबल होगा अब, ठीक है। मिनॉरिटीज़ विल बी एलिजिबल, रिजर्वेशन के लिए मिनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन रखा जाएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको नॉलेज के लिए होने चाहिए। आरटीआई विल भी एप्लीकेबल होगा अब, ठीक है। असेंबली जो ड्यूरेशन है जीएनके में, वो हमने पढ़ा कि 5 ईयर्स ही होगी, अब पहले 6 साल की थी। अब जो गवर्नमेंट होगा एम्प्लॉय का न्यू यूटी का एलिजिबल रहेगा 7th पे कमीशन के लिए। ऑल दी बिल पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर उनको एलजी के पास भेजा जाएगा, उनकी कंसेंट के थ्रू एलजी उसको कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। तो इस तरह से लॉ बनेंगे अब, ठीक है। ये चीज़ें हुई। उसके बाद रणवीर पैनल कोड था जो कि मेन क्रिमिनल कोड माना जाता था, एप्लीकेबल था जो जेएनके में, उसको हटा दिया गया जो कि 1932 में आया। अब ये अंडर आर्टिकल के तहत नहीं आएगा, अंडर आर्टिकल 370 के तहत नहीं आएगा, और नो इंडियन पैनल कोड को रखा जाएगा सेक्शन 95 के तहत। अब आर्टिकल 35 क्या था, इसको मैंने ऐसे ही लिखा है बट एज नॉलेज के लिए। आर्टिकल 35 कहता है कि जो जेएनके के पीपल थे वो परमानेंट रेजिडेंट माने जाते थे जेएनके के। ऑर्डर इशू किया था 1954 में इसका, आर्टिकल 35 का। किसने किया था? प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने। किसकी एडवाइस पे? नेहरू लीड यूनियन की एडवाइस पे। अंडर आर्टिकल कौन सा था? 370। क्लियर? तो फ्रेंड्स इसमें बस इतना ही है, बस ये लाइन है, अब थोड़ी सी इसको पढ़ लेते हैं। शेड्यूल हमने पढ़ लिए नीचे वाले। लेजिस्लेटिव असेंबली मेक्स लॉ फॉर एनी पार्ट ऑफ यूटी, ठीक है जी। लेजिस्लेटिव जो असेंबली होगी वो लॉ बना सकती है कहीं भी यूटी के कोई भी पार्ट में रिलेटेड टू जीएनके, स्पेसिफाइड इन द स्टेट लिस्ट में स्पेसिफाई करेगी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की, और सेक्ट पुलिस और पब्लिक के ऑर्डर को छोड़ के इनके ऑर्डर पे लॉ नहीं बनेंगे। क्लियर? तो ओके गाइस, आपका जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने इसको पूरा डिटेल में पढ़ा, ठीक है। अब इस पे जो सॉरी 2019, अब इस पे जो वीडियो आएगी आपको एमसीक्यूज़ की आएगी, उस पर हम अब वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। जिन्होंने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी उनको प्लीज़ वॉच करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो इसके काफ़ी 3 ही पार्ट हैं। तो ओके गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट आपको इस पर ज़रूर एमसीक्यूज़ पे वीडियो मिलेगी। ओके गाइस, बाय बाय।